तो बाइल जूस, ठीक है। और बाइल जूस में हमने बात की थी साहब क्या, पित्त लवण, लेसिथिन आदि जो होते हैं ना, इनके जो अणु हैं मॉलिक्यूल्स, इनके क्या होते हैं, दो सिरे होते हैं, एक होता है पोलर और एक भाग होता है नॉन पोलर, ठीक है। यानी ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, अपन ये समझ लेते हैं साहब कि पित्त लवण लेसिथिन का अणु मान लो ये है, ठीक है, ये इसका पोलर भाग हो गया और ये इसका क्या हो गया, नॉन पोलर भाग हो गया। यानी एक हो गया पोलर मतलब ध्रुवीय भाग और नॉन पोलर मतलब अध्रुवीय भाग, ठीक है। अब हमने बात की, देखो हमारे पास क्या है, हम पढ़ रहे हैं पायसीकरण, तो ये क्या करते हैं, देखो कि वसा, ये मान लो वसा का एक बड़ा मॉलिक्यूल है, ये क्या है, वसा का बड़ा मॉलिक्यूल है, इसको हम क्या बोलते हैं, देखो भाई ये फैट लोब्यूल है, ये क्या है, फैट लोब्यूल, वसा पिंडक, ठीक है। अब सुनो, ये जो पित्त लवण है, लेसिथिन है, ये क्या करते हैं, इसकी तरफ आते हैं। अब एक चीज और ध्यान रखना कि इन मॉलिक्यूल्स का जो ध्रुवीय भाग होता है, ये ध्रुवीय भाग कैसा होता है, वाटर सॉल्यूबल होता है, ठीक है। और जो अध्रुवीय भाग होता है, ये कैसा होता है भाई, फैट सॉल्यूबल होता है, ओके। अब देखो, यानी यहां क्या होता है, इसके ये पित्त लवण इस वसा यानी फैट लोब्यूल्स के चारों तरफ ठीक है। अब सुनो, ये इसका कौन सा भाग, पोलर भाग, ये इसका कौन सा भाग, नॉन पोलर भाग, और ये क्या है, फैट लोब्यूल्स। इसका मतलब ये नॉन पोलर भाग हैं, ये किस में सॉल्यूबल हो जाते हैं, यानी फैट, हमने बात की थी फैट सॉल्यूबल, इसका मतलब ये जो भाग हैं ये किस में, ये जो वसा पिंडक है ना, इसमें घुल जाते हैं। याद रखना, जब इन लवणों के अध्रुवीय भाग इस वसा पिंडक में घुल जाते हैं तो इसका जो सरफेस टेंशन होता है, यानी पृष्ठ तनाव होता है, वो पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। और बहुत कम हो जाता है तो ऐसी सिचुएशन में ध्यान रखना कि ये जो वसा है ये क्या, छोटी छोटी फैट लोब, ठीक है ना, ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाता है। अब ये क्या है, सॉरी, फैट ड्रॉपलेट्स, यानी ये वसा बुंदक हैं, ये क्या हैं, वसा बुंदक। इसका मतलब कि वसा का बड़ा जो पिंड था वो छोटे छोटे पिंडों में बट गया। इसका मतलब अब ये वसा कैसी हो गई, इमल्सिफिकेशन हो गया भाई इसका, और ये वसा क्या है, इमल्सिफाई। यानी अब इस वसा पर कौन, पैंक्रिएटिक यानी अग्नाशयी लाइपेज आसानी से क्या कर सकता है, क्रिया कर सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह से बाइल जूस है वो क्या काम करेगा, ये काम करता है भाई, ध्यान रखना। HCl के प्रभाव को क्या कर दिया, उदासीन कर दिया, प्लस उसने क्या किया, इमल्सिफिकेशन किया। अब देखो इमल्सिफिकेशन हो गया। अब हम वापस बात करेंगे, मैंने अग्नाशयी रस के बारे में बता दिया था, आंत्र रस की बात हम करेंगे, क्योंकि अग्नाशयी रस के द्वारा जब डाइजेशन हो जाता है तो उससे जो पदार्थ आगे सरल भागों में बनते हैं उनको फिर किसके द्वारा पचाया जाता है, हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके इलियम भाग या क्षुदांत्र भाग में स्रावित होने वाले सक्कस एंटेरिकस या आंत्रीय रस के द्वारा। तो आंत्रीय रस के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, पहले हम बात कर लेते हैं कि पित्ता अग्नाशय के द्वारा जो रस स्रावित किए गए या डाइजेस्टिव एंजाइम स्रावित किए गए उनकी क्रियाविधि क्या होती है। तो देखो अब अपन बात कर लेते हैं आगे। देखो हमारे पास क्या था, अपन ने देखा साहब क्या,
प्रोटियोज, पेप्टॉन्स, पॉलीपेप्टाइड, ठीक है ना। प्रोटीन भी हो सकती है, ये चीज ध्यान रखना। अब क्या हुआ साहब, ये पदार्थ, इन पर कौन प्रभाव प्रकट करेगा? हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अग्नाशय द्वारा ट्रिप्सिनोजन स्रावित किया गया था, जिसको एंटेरोकाइनेज, देखो बात करते हैं हम, क्या स्रावित हो रहा था? ट्रिप्सिनोजन। इस पर किसने प्रभाव प्रकट किया? एंटेरोकाइनेज। और एंटेरोकाइनेज ने इस पर जब क्रिया की तो ट्रिप्सिनोजन किस में कन्वर्ट हो गया? ट्रिप्सिन में। ये यहां तक क्या था? देखो याद रखना, ये कैसा था? यहां निष्क्रिय, लेकिन अब कैसा हो गया? ये सक्रिय, ठीक है। इस ट्रिप्सिन ने काइमोट्रिप्सिनोजन को भी सक्रिय कर दिया, यानी तो याद रखना ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन, ओके। अब देखो इससे क्या हुआ? स्मॉल पेप्टाइड्स, ट्राइपेप्टाइड्स, और या फिर अपन बात करें क्या? डाइपेप्टाइड्स, ठीक है ना। अब सुनो, याद रखना प्रोटियोलाइटिक आमाशय द्वारा जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम थे, ट्रिप्सिन था, काइमोट्रिप्सिन था, प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज, जिसको ट्रिप्सिन ने कार्बोक्सी पेप्टिडेज में चेंज किया था। तो देखो हम क्या करेंगे, वो क्या करता है, ये दोनों कैसे थे? एंडोपेप्टाइडेज थे, और कार्बोक्सी पेप्टिडेज है वो कैसा होता है साहब? ध्यान रखना, एक्सोपेप्टाइडेज। अब ये उसका जो प्रोसेस होता है वो क्या करेगा? जो स्मॉल पेप्टाइड्स हैं इन पर प्रक्रिया प्रभाव प्रकट करेगा। कार्बोक्सी पेप्टिडेज, ओके। और कार्बोक्सी पेप्टिडेज है, ये क्या करेगा? एमिनो एसिड और डाइपेप्टाइडेज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब तुम्हें पता है, यानी यहां पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है? एमिनो। ये ध्यान रखना, तीनों प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, ठीक है ना। तो पित्ताशय, सॉरी अग्नाशय, अग्नाशय के द्वारा यानी हमें क्या चाहिए भाई? प्रोटीन का लास्ट प्रोडक्ट क्या है? एमिनो एसिड है, ये चीज ध्यान रखना। कुछ जो डाइपेप्टाइड्स वगैरह होते हैं, इनको इंटेस्टाइनल जूस में जो डाइपेप्टिडेज होते हैं, जो एंटेरोसाइट सेल्स द्वारा स्रावित, वहां पर अपन क्या करेंगे? डाइजेस्ट कर लेंगे। बाकी लगभग पाचन हो रहा है, ठीक है। अब सुनिए, अगली बात कर लेते हैं, ये प्रोटियोज हो गए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? देखो मैंने बात बताई थी, इसको कंप्लीट क्या कह देते हैं? जूस कह देते हैं। किसको? अग्नाशय द्वारा स्रावित। क्या करेंगे नेक्स्ट? हमारे पास बचा है क्या? कार्बोहाइड्रेट। अपन बात कर लेते हैं, स्टार्च है, या कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है ना। देखो ध्यान रखना, या ग्लाइकोजन भी हो सकता है। क्या हो सकता है? ग्लाइकोजन भी हो सकता है, ठीक है। अग्नाशयी रस में एक एंजाइम पाया जाता है, कौन सा? देखो इसको बोलते हैं पैंक्रियाटिक एमाइलेज, ठीक है। स्ट्रॉन्ग होता है ये, और ये लगभग आधा घंटे के समथिंग क्या करेगा कि जो स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट्स है, ग्लाइकोजन है, इनका पाचन करता है। और इनका पाचन करने के बाद ये देखो ध्यान रखना, किस में कन्वर्ट कर देता है? माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। उसके अलावा अपन बात करें तो माल्टोज, या फिर ये क्या बनाएगा? ओलिगो सैकेराइड्स, ठीक है ना। अब सुनो आगे, नेक्स्ट
हमारे पास क्या बच रहा है, देखो प्रोटीन का पाचन हो गया, यहाँ हमने बात की स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लाइकोजन, इसका पाचन हो गया, ठीक है ना। अच्छा अब हम बात करते हैं साहब हमारे पास क्या बचा, फैट। कैसी है ये, अभी मैंने बताया था पाइसीकृत है, यानी ये क्या है, इमल्सीफाइड है, ठीक है। या इसको हम क्या बोल देते हैं, ट्राइग्लिसराइड भी बोल सकते हो, ट्राइग्लिसराइड। अब देखो ये ट्राइग्लिसराइड के रूप में है, कौन है, पैंक्रिएटिक लाइपेज, ठीक है। और पैंक्रिएटिक लाइपेज इससे क्रिया करता है और इसको किस में चेंज कर देता है, फैटी एसिड एंड मोनोग्लिसराइड में चेंज कर देता है, ठीक है। ये बात हो गई। अब हमारे पास क्या बचा साहब, देखो अग्नाशय का एक एंजाइम कौन से थे, हमने था न्यूक्लिएज। तो देखो अपन बात करें, भोजन में डीएनए है, आरएनए है भी पाए जाते हैं, इनका हम क्या करेंगे, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिएज, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिएज और राइबोन्यूक्लिएज की सहायता से इनको पता है हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, सब डीएनए और आरएनए को हम किस में चेंज कर देंगे, न्यूक्लियोटाइड्स, किस में, न्यूक्लियोटाइड्स प्लस पेंटोज शुगर, ठीक है ना। अब देखो ध्यान रखना कि लगभग यहां हमने देखा प्रोटीन का पाचन हो गया, यहाँ हमने देखा पैंक्रिएटिक एमाइलेज के द्वारा किसका, स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया। यहाँ हमने देखा साहब क्या, पैंक्रिएटिक लाइपेज अग्नाशयी के, अच्छा याद ध्यान रखना पीएच है वो 7.5 से 8 तक होगी, याद रखना। रीजन क्यों, क्योंकि अग्नाशयी रस है या छोटी आंत्र के अंदर जो प्रकृति होती है भोजन की वो कैसी होती है, तुम्हें पता है वो कैसी होती है साहब, क्षारीय होती है, ठीक है ना। अच्छा तो ये हो गया क्या, अच्छा इसी प्रकार से हमने एक एंजाइम की बात की थी, इलास्टेस। इलास्टेस की क्लियर सी बात है, भोजन में उपस्थित जो इलास्टिन फाइबर वगैरह रेशे वगैरह होते हैं उनका पाचन किसके द्वारा किया जाता है, यानी इलास्टेस के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब देखो ये प्रोडक्ट हमारे पास आ गए, ध्यान रखना स्टार्टिंग से ही ये प्रोटियोज पेप्टोन्स याद होगा, आमाशय में पेप्सिन एंजाइम के द्वारा प्रोटीन का पाचन किया था तो प्रोटियोज पेप्टोन्स पेप्टाइड्स प्राप्त हुए थे। इन पर फिर आगे स्टेप बाय स्टेप होगा, आमाशय के बाद अग्नाशयी रस इस पर प्रभाव पकड़ करता है और अग्नाशयी रस के बाद भी अगर इनकी कोई अवस्था बची होती है, जैसे यहाँ पर हम देखें डाईपेप्टाइड, ये डाईपेप्टाइड्स है, एंजाइम लिख दिया मैंने, डाईपेप्टाइड्स हैं, तो देखो डाईपेप्टाइड्स हैं, इनका पाचन आगे आंतरीय रस में पाया जाता है, उस जूस के द्वारा किया जाएगा। माल्टोस है, इनको भी आगे क्या किया जाएगा, इनका और जरा अपघटन किया जाता है, ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे किसकी, ये हो गया अग्नाशयी रस द्वारा होने वाली क्रियाएं, ठीक है ना। चलो अब इन पार्टों पर, यानी ये जो भोज्य पदार्थ बच गए अपने पास, ठीक है, इनमें से जैसे डाईपेप्टाइड है, ट्राईपेप्टाइड है, ठीक, यहाँ देखें अमीनो एसिड सिंपल फॉर्म में, आगे इसका होगा नहीं, पेप्टाइड्स है, ठीक है, माल्टोज ओलिगोसैकेराइड्स हैं, ठीक है ना। उसके अलावा जैसे न्यूक्लियोटाइड्स हैं, इनका आगे पाचन किया जाता है किसके द्वारा, आंत्र द्वारा। तो देखो आगे हम बात करेंगे अब किसकी, इंटेस्टाइनल जूस की, ठीक है। देखो इंटेस्टाइनल जूस सबसे पहले तुम बात करोगे क्या ये जूस स्रावित किसके द्वारा होता है, तो जैसे ही भोजन आगे चलता है, ठीक है, भोजन क्या होता है साहब, आगे चलेगा। अपन ने पढ़ा था, देखो हम एक बात कर लेते हैं सिंपल सी, कि मानो ये हमारी क्या है, छोटी आंत्र, और ये आंत्र का ये वाला पार्ट है, पता है, ये माइक्रोबलाई हो गए। चलो इसमें अपन यहाँ समझ लेते हैं, क्योंकि इन माइक्रोबलाई
और इन पर भी इन पर इस तरह से माइक्रोलाई होते हैं, ये फोल्ड बनते हैं, वलन बनते हैं सब, ठीक है ना। अब सुनो, यानी भोजन का यहाँ डाइजेशन लगभग हो गया। अब तुम्हें पता है माल्टोज है, या अपन देखते हैं डाइपेप्टाइड्स है, या अपन देखते हैं साहब लिमिट, जैसे अपने आगे पाचन हुआ था बकल कैविटी में, तो वहाँ अल्फा सी में डेक्स्ट्रिन बना था, ठीक है ना, डेक्स्ट्रिन्स है, ठीक है। तो इनको आगे और क्या किया जाता है, पचाया जाता है। तो एक याद रखना कि इस जगह पर यानी जो माइक्रोलाई होती हैं, इनके किनारों पर क्या होता है साहब, विशेष यानी जो इंटेस्टाइनल जूस होता है उसमें उपस्थित एंजाइम हैं, वो अवशोषण से पहले यहाँ भी इस भोजन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या फूड पार्टिकल्स हैं, इनका जल अपघटन करते हैं अवशोषण से पहले, तब जाके इनको क्या किया जाएगा, एब्जॉर्ब किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात हुई। अब इनका एब्जॉर्प्शन इनका जो आगे डाइजेशन है वो किस तरह से होता है, अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। अब अपन क्या है, देखो यहाँ हमने देखा किसमें, इलियम बाग में, और इलियम बाग में तुम्हें क्या है, एंटेरोसाइट सेल्स होती हैं। कौन सी सेल होती हैं, एंटेरोसाइट्स सेल। इनके द्वारा कौन सा जूस स्रावित किया जाता है, इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है ना। और इंटेस्टाइनल जूस में देखो अनेक एंजाइम उपस्थित होते हैं, जैसे एंटेरोकाइनेज है, क्या है, एंटेरोकाइनेज, ठीक है ना। जैसे हम बात करें माल्टेज है, ठीक है। जैसे अपन बात करें सुक्रेज है, ठीक है, लैक्टेज है, एमिनो पेप्टाइडेज है, ठीक है, डाई पेप्टाइडेज है, ठीक। उसके अलावा अल्फा लिमिट डेक्स्ट्रिनेज है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे, चलो उसके बाद बात करें अपन आगे, ये हो गया, यहाँ कर लेते हैं एंटेरोकाइनेज। उसके अलावा जैसे न्यूक्लियोटाइडेज है, जैसे न्यूक्लियोसाइडेज है, ये सारे एंजाइम किस में पाए जाते हैं साहब, इंटेस्टाइनल जूस में। समझ में आई, एंटेरोकाइनेज है, माल्टेज है, सुक्रेज है, लैक्टेज है, एमिनोपेप्टिडेज है, डाइपेप्टिडेज है, अल्फा सीमेट डेक्स्टिनेज है, न्यूक्लियोटाइडेज है, न्यूक्लियोसाइडेज है, ठीक है ना। ये एंजाइम हैं, किस तरह से क्रिया करते हैं, देखो अपन बात कर लेते हैं साहब, किस तरह से ये क्रिया। एंटेरोकाइनेज की हमने बात की थी, ये कहाँ काम आया था साहब, क्या इसके द्वारा किसको, ट्रिप्सिनोजन को किस में कन्वर्ट किया था, ट्रिप्सिन में, ठीक है। इसका काम तो ये हो गया। अब देखो हम बात करें माल्टेज की। माल्टेज आगे क्या करेगा, यानी अग्नाशयी रसपै से भी जो पदार्थ बच गए, ठीक है। तो देखो अगर हम बात करें माल्टेज की, तो देखो माल्टोज हमारे भोजन में क्या होता है, माल्टोज होता है। माल्टेज के द्वारा इस माल्टोज को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। आई बात समझ में, आगे आ जाओ। ये सुक्रेज है, ये क्या करेगा, हमारे भोजन में क्या है, सुक्रोज है। इस सुक्रोज का पाचन किसके द्वारा किया गया, सुक्रेज के द्वारा, ठीक है ना। और ये इसको किस में बदल देगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में चेंज कर देता है, ठीक है। हमने बात की लैक्टेज है, ये क्या करेगा, हमारे भोजन में उपस्थित लैक्टोज को लैक्टेज किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। एमिनोपेप्टाइडेज है, देखो हम बात करें कि कुछ स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स रह जाते हैं,
ठीक है, क्या थे साहब? पॉलीपेप्टाइड्स भोजन में। नेक्स्ट क्या है? भोजन में क्या है? पॉलीपेप्टाइड्स, स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स हैं। इनको क्या किया जाएगा? एमिनोपेप्टाइडेज द्वारा, किसमें? या तो एमिनो एसिड या फिर डाई पेप्टाइड्स। ठीक है, अब ये जो डाई पेप्टाइड्स हैं इनको भी आगे क्या किया जाएगा? छोटी फॉर्म में बदलेंगे। जब छोटी फॉर्म बदलेंगे तो देखो डाई पेप्टाइड्स, और डाई पेप्टाइड्स पर कौन क्रिया करेगा? डाईपेप्टिडेज। और ये डाईपेप्टिडेज इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? एमिनो एसिड, यानी लास्ट या एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन, सबसे लास्ट प्रोडक्ट बन गया, सबसे सरल अवस्था प्राप्त हो गई यहां पर। ठीक है ना? चलो, अल्फा लिमिट डेक्स्टिनेज की बात करें तो हमने बात की थी सब अल्फा लिमिट डेक्स्टिन, और अल्फा लिमिट डेक्स्टिन है उसको किसके द्वारा? अल्फा लिमिट डेक्स्टिनेज द्वारा किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? ग्लूकोज में। बेटा याद करना, वक्कल कैविटी में डाइजेशन चल रहा था, वहाँ हमने पढ़ा था कि लार यानी स्टार्च का पाचन टाइलिन एंजाइम द्वारा, जो माल्टोज प्लस क्या अल्फा लिमिट डेक्स्टिन, कुछ जो पकी हुई क्या थी स्टार्च थी उसको, तो हमने देखो माल्टोज का पाचन यहाँ कर लिया, और अल्फा लिमिट डेक्स्टिनेज द्वारा अल्फा लिमिट डेक्स्टिन का पाचन यहाँ, ये भी किस में बदल गया? ग्लूकोज में बदल गया। ठीक है ना? अच्छा, दूसरी बात देखो, अब हम बात करेंगे अपने कुछ एंजाइम, जैसे न्यूक्लियोटाइडेज। मैंने अभी बताया था कि अग्नाशयी रस में क्या थे? डीएनए और आरएनए। उनको किन्होंने न्यूक्लियस एंजाइम द्वारा क्या किया गया? हाइड्रोलाइज किया गया। किसमें? न्यूक्लियोटाइड्स प्लस पेंटोज शुगर में। इसका मतलब देखो हमारे पास क्या बच रहा था अभी? न्यूक्लियोटाइड्स बच रहे थे, और इन न्यूक्लियोटाइड्स को किसने, न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम ने किस में चेंज कर दिया पता है क्या? न्यूक्लियोसाइड्स प्लस फॉस्फेट, यानी फॉस्फेट ग्रुप अलग हो गया किससे? न्यूक्लियोटाइड से। तो क्या बच गया? न्यूक्लियोसाइड्स। अभी न्यूक्लियोसाइड है, ये भी अपनी सिंपल फॉर्म में नहीं गया। सिंपल फॉर्म में किसके द्वारा किया जाएगा? देखो ये है न्यूक्लियोसाइड्स, और इन न्यूक्लियोसाइड्स को न्यूक्लियोसाइडेज द्वारा किस में चेंज कर दिया जाएगा? ध्यान रखना, इनको चेंज किया जाएगा, नाइट्रोजन बेस। ठीक है ना? किसमें? नाइट्रोजन बेस में चेंज कर दिया जाएगा। ठीक है भाई, नाइट्रोजनी क्षारक है तो न्यूक्लियोसाइड है, वो नाइट्रोजनी क्षारक में चले गए, प्लस क्या हो गई साहब? शुगर में कन्वर्ट हुए। ठीक है ना? तो इस तरह से हमने बात की साहब क्या? लास्ट में नाइट्रोजनी क्षारक और शुगर मॉलिक्यूल्स में ये इसका हो गया। ठीक है ना? चलो, अब देखो एक चीज़ और याद रखना, हमने बात की थी कि कुछ फैट लिपिड अब भी रह जाती है, तो उस ट्राइग्लिसराइड को हम आगे किसके द्वारा? इंटेस्टाइनल लाइपेज, और इंटेस्टाइनल लाइपेज द्वारा किस में कन्वर्ट कर देंगे? फैटी एसिड प्लस मोनोग्लिसराइड में। ठीक है ना? तो ये चीज़ ध्यान रखना भाई। और इस तरह से अब देखो ये सारे पदार्थ हैं, ये क्या हैं? सिंपल फॉर्म ऑफ ठीक है ना? किसकी? मैक्रो मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑर्गेनिक। ठीक है ना? यानी जो कार्बनिक पदार्थ थे उन कार्बनिक पदार्थ का सिंपल स्वरूप हो गया, ये एब्जॉर्बेबल होते हैं। यानी इनको अब किसके द्वारा हमने बात की थी साहब? इनको किसके द्वारा? यानी जो हमारे इंटेस्टाइनल भित्ति होती है या इसके एपिथेलियम
सेल्स होती हैं, इनके द्वारा आसानी से क्या कर लिया जाएगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। ठीक है ना बेटा। बात करेंगे हम किसकी, लार्ज इंटेस्टाइन की। तो ध्यान रखना, लार्ज इंटेस्टाइन में पाचन की कोई विशेष प्रक्रिया नहीं होती, वहाँ केवल कुछ मात्रा में किसका, सेल्यूलोज का पाचन किया जाता है। ठीक है ना। और या अगला काम ये होता है कि कुछ मात्रा में वहाँ जल एवं लवण का क्या किया जाता है, एब्जॉर्प्शन किया जाता है। ठीक है। एक चीज़ और याद रखना कि जब कंप्लीट पाचन हो चुका होता है तो कंप्लीट पाचन के बाद भोजन आंत्र के अंदर क्या होता है, एक तरल अवस्था प्राप्त करता है, और इस तरल अवस्था को हम क्या बोल देते हैं, काइल कहते हैं। क्वेश्चन आता है, काइल अवस्था कहाँ बनती है, आंत्र में। काइम अवस्था कहाँ बनती है, स्टोमक में। ठीक है ना। तो इस तरह से ये चीज़ ध्यान रखना, अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये सारे एंजाइम हैं और ये इस तरह से माल्टोज को ग्लूकोज में, सुक्रोज को ग्लूकोज में, लैक्टोज को लैक्टेज ग्लूकोज में, पॉलीपेप्टाइड्स को एमिनोपेप्टाइडेज, ठीक है, एमिनो एसिड्स में, और इस तरह से पाचन की क्रिया हो जाती है कंप्लीट। ठीक है। अब एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहिए, हम आपका साथ देंगे एंड तक।